जी, एस्ट्रो सुनील चोपड़ा का सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज हमारी दूसरी क्लास है। एक क्लास पहले हम लोग कर चुके हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जो कल हमने क्लास की थी उसके बारे में कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों का? अगर सवाल नहीं हो तो हम आगे बढ़े। नहीं है? ठीक है, अच्छी बात है। सवाल नहीं है तो इसका मतलब आप लोगों की सबके समझ में आ गई सारी चीजें। वैसे तो आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको ये सारी चीजें पता थी। तो आज दूसरे दिन में कुछ और चीजें समझना चाहिए। कल हमने जो है राशि भाव इन चीजों के बारे में वर्णन किया था। उनके अंगों के बारे में, भाव से क्या देखते हैं, ये सारी चीजें की थी। आज मैं थोड़ा सा ग्रहों के बारे में और बता दूं, जिसका कि हमें प्रोडक्शन करते समय जरूरत पड़नी। तो ये चीजें कुछ मैं इसके अंदर आपको वो भी बताता जाता हूँ, साथ साथ में कॉम्बिनेशन रिजल्ट, ऐसा होगा तो ऐसा होना है। ये चीजें आप नोट करते जाइए। अगर आपके पास में कॉपी पेन हो तो आप इस चीज को नोट करते जाइए, जो बीच बीच में मैं खास चीजें बताता हूँ, जो कि आपके लिए आगे चल के जब आप कुंडली का एनालिसिस करेंगे तो इन चीजों की आपको मेन आवश्यकता पड़ेगी और आपको समझ में आएगी। क्योंकि जैसे ही मुझे याद आता जाता है मैं आपको बताता चला जाता हूँ बीच में कि ये कॉम्बिनेशन है तो क्या रहेगा। अब ग्रहों की जैसे बात करें, अब सूर्य से अगर स्टार्ट करें हम ग्रह को, तो सूर्य एक राजा है। जैसे कि कल मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी इसकी। तो सूर्य एक राजा है और इसका सभी ग्रहों पर अधिकार भी है। तो सूर्य के राजा होने के कारण सूर्य को एक बहुत अच्छी पदवी मिली हुई है। और सूर्य और चंद्रमा, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से रोज देख सकते हैं। ये ग्रह हमारी आंखों के सामने रहते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी पत्रिका के अंदर सूर्य और चंद्रमा के ही आते हैं। सूर्य राजा है, अग्नि तत्व है, इसे क्रूर ग्रह भी कहा गया है। तो सूर्य जो है स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो, तो काफी अच्छे रिजल्ट देता है। इसकी उच्च राशि मैंने जैसे कि आपको बताई थी, मेष राशि इसकी उच्च राशि है। अगर ये मेष राशि में बैठा हुआ है अपनी उच्च राशि के अंदर, तो सरकारी नौकरी, सरकार से संबंधित कार्य करने में आपको काफी अच्छे लाभ देगा। और अगर ये केंद्र भाव में है तो और भी अच्छे लाभ देता है। क्योंकि तीन स्थितियां हैं, सूर्य क्या, कोई भी ग्रह यदि केंद्र में स्थित हो तो आपको बहुत अच्छे फल देता है। और अपनी राशि या स्वराशि या उच्च राशि में हो तो बहुत अच्छे फल देता है। उसके बाद त्रिकोण में हो, त्रिकोण होता है लग्न, पंचम भाव और नवम भाव। अगर ये त्रिकोण में होता है कोई भी ग्रह, तब भी आपको बहुत अच्छे फल देता है। लेकिन अगर ये त्रिक भाव में है, 6, 8, 12, ये त्रिक भाव होते हैं। त्रिक भाव के अंदर अच्छे फल नहीं मिलते हैं। कुछ क्रूर क्रूर ग्रह, पापी ग्रह जो हैं, उनसे उस भाव के कुछ बेनिफिट हम ले सकते हैं, लेकिन ये अच्छे नहीं माने गए हैं। शुभ ग्रह तो बहुत ही खराब होते हैं अगर ये त्रिक भाव में बैठ जाए, 6, 8, 12 में। इस तरह से इनकी एक सीक्वेंस है पूरी की पूरी। स्वराशि में, उच्च राशि में, मित्र राशि में अच्छे फल, केंद्र में, त्रिकोण में अच्छे फल देते हैं ये। और अगर शत्रु राशि में है तो ये अच्छे फल नहीं देते। और नीच राशि में है तब भी अच्छे फल नहीं देते। तो इनकी ये स्वभाव है। जब भी हम कुंडली देखें, हमारा मेन सब्जेक्ट जो है वो कुंडली का प्रोडक्शन है। तो कुंडली का प्रोडक्शन करते समय हमें सबसे ज्यादा इसी चीज का ध्यान रखना है कि ग्रह किस भाव में बैठा है, किस राशि में है, वह उसकी अपनी राशि है, उच्च राशि है, नीच राशि है। अगर अच्छी है राशि, स्वराशि और उच्च राशि है तो अच्छे फल। नीच राशि है, शत्रु राशि है तो खराब फल। ये सभी ग्रहों के साथ में। अब आते हैं उसके बाद में कॉम्बिनेशंस। अब सूर्य का जैसे अपन ले लेते हैं, सूर्य के साथ राहु बैठ जाए या राहु की दृष्टि आ जाए तो सूर्य खराब हो जाता है, जिसे कि हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब राहु साथ में हो या उसकी दृष्टि हो। राहु की राहु की जो दृष्टियां हैं वो 5, 7, 9 तीन होती हैं। तो तीन दृष्टियां हैं उसकी। किसी भी दृष्टि से अगर वो देख रहा हो तो सूर्य ग्रहण माना जाता है, जिसे कि हम
चलती भाषा में पितृदोष भी कहते हैं। पितृदोष के भी संकेत ये होते हैं। तो ऐसे जातक का क्या होगा, जब सूर्य तो बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है, और राहु की दृष्टि आ गई, तो अपने फलों में कमी कर देगा। तो सूर्य के आपको पूर्णतः फल नहीं मिलेंगे, कुछ जरूर मिलेंगे। मतलब उसको आईएएस ऑफिसर बनना तो आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगा, लेकिन सरकारी नौकरी, छोटी मोटी क्लर्क या कुछ पद के लिए प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो सबसे पहले हम ये सारी चीजों को देखते हैं कि ग्रह के साथ में कौन सा ग्रह बैठा है, क्या वो सर उसका मित्र है। सर राहु की दृष्टि हो और राहु के साथ में हो तो भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए। ये एक्चुअली वो तो खराब कर देता है। अगर उच्च में है तब गवर्नमेंट जॉब में मिल जाता है। अगर सूर्य भी नीच राशि या शत्रु राशि में है और साथ में उसकी अच्छा। राहु की दृष्टि आ गई, तो बिल्कुल ही खराब हो गया, सारे काम उसके अच्छा। बिगड़ गए। तो उसको उच्च पद नहीं मिलेंगे, सरकारी नौकरियों से लाभ नहीं मिलेगा, सारा ये नुकसान होगा। तो इस तरह जी। से फल प्राप्त होते हैं। तो हम कुंडली के अंदर इन चीजों को देखते हैं। इन चीजों को देखकर ही, मेरा तो ये मानना है कि जब आप कुंडली देखें तो पहले पापी ग्रहों को देखें। क्यों पापी ग्रहों को पहले क्यों देखें, उसका कारण बताता हूं। क्योंकि जब जातक आपके पास आता तो परेशान है, कोई ना कोई समस्या है, तभी आपके पास आया है। नहीं तो वो आपके पास आएगा ही नहीं। तो परेशान है तो कोई ना कोई पापी ग्रह उसको परेशान करने वाला है, उसको परेशान कर रहा है, जिससे कि उसको समस्या आ रही है। तो इसलिए हम पहले पापी ग्रह को देख लें। अब पापी, क्रूर और शुभ ग्रह ये आपको पता होने चाहिए, नहीं तो मैं आपको रिपीट कर देता हूं। क्रूर या सूर्य माना जाता है। सूर्य। पापी ग्रह जो है शनि। शनि, शनि। राहु, राहु केतु, केतु। मंगल, मंगल। ये पापी ग्रह है। सूर्य क्रूर ग्रह है, बाकी के शुभ ग्रह है। तो सर पापी ग्रह पत्री में तो देखते हैं, ट्रांजिट में भी नजर मारनी है साथ के साथ। तो ट्रांजिट पे आएंगे तो बिल्कुल ट्रांजिट मारे। बात तो एक ही है कि आज की पोजीशन क्या चल रही है। हाँ मतलब गोचर पत्री भी भी देखना देखनी है। फिर ट्रांजिट भी देखना है हाँ, साथ में। गोचर भी देखना तो है कि हम्म। ग्रह के ऊपर से ग्रह चल रहा है कि नहीं। जब ग्रह के ऊपर से ग्रह निकलता है, अगर वो अच्छा है तो वो अच्छे फल देगा, और बुरा है तो बुरे फल देगा। ये ट्रांजिट का इफेक्ट होते हैं। फिर उधर से महादशा की आती है। महादशा का ज्ञान आप लोगों को सबको होगा कि महादशा क्या होती है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं और कैसे करते हैं। सर किसी को मंगल को पापी ग्रह क्यों लेंगे? मंगल तो नेक कामों के लिए भी तो यूज मतलब करते हैं, जैसे मंगल शुभ ग्रह माना जाएगा शुभ कामों मंगल के लिए। शुभ कार्य भी करता है, ऐसा नहीं है। मंगल एक्चुअली में कुंडली के अंदर दो प्रकार के माने गए हैं। एक जो है बद मंगल कहते हैं, और एक उच्च मंगल कहते हैं। दो हाँ जी। प्रकार के कार्य करता है मंगल। जब मंगल खराब होता है तो आपके नुकसान करता है, एक्सीडेंट कराता है, ब्लड निकालता है। और जब मंगल अच्छा होता है तो आपको जमीन जायदाद बिल्डिंग के काम देता है, इलेक्ट्रिकल के काम देता है, बिजली से संबंधित जॉब लगवाता है। पुलिस में जॉब जाते हैं, सेना में जाते हैं, उनके जॉब लगते हैं। चौथे भाव का मंगल तो अक्सर लोग सेना में जाते हैं, क्योंकि सामने कर्म क्षेत्र होता है। कर्म क्षेत्र को चौथे भाव का मंगल दिखता है। मांगलिक व्यक्ति जितने होते हैं इनका गुस्सा तेज होता है, क्योंकि मंगल के अंदर क्या गुस्सा तेज है, इसलिए उसको पापी ग्रह बोला गया है। और अगर किसी शुभ ग्रह के साथ में बैठ जाता है तो उसे खराब भी कर देता है। मान लो मंगल शुक्र के साथ बैठ गया तो शुक्र को खराब कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये ग्रह हैं, ये इनके रोल हैं। अब शुभ ग्रह आपको मालूम ही है, बुध है, शुक्र है, गुरु है, ये जो है हमारे शुभ ग्रह माने गए हैं। तो शुभ ग्रह जो है अच्छे भाव में बैठे हो अच्छे फल देते हैं। और यदि इनके साथ में कोई पापी ग्रह बैठ गया या पापी ग्रह की दृष्टि आ गई तो ये खराब हो जाते हैं, तो खराब फल देते हैं। तो इस तरह से ये ग्रहों की अपनी व्यवस्था है। इस प्रकार से व्यवस्था की गई हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कि ये चीजें उन्होंने बताई हैं। इस तरह से ग्रह जो है काम करते हैं। जब हम कुंडली देखते हैं तो उसके अनुसार उनकी क्या पोजीशन है, किस भाव में बैठे हैं, उस भाव को देखकर हम उसका फल देते हैं। इस भाव में राशि कौन सी है, और जिस राशि का ग्रह है वो कहाँ बैठा है, क्या वो अच्छा है या बुरा है, इसको भी देखना होता है। इस तरह से मैं आपको 10-11 एक सूत्र देने वाला हूँ सिस्टमेटाइज। अभी तो मैं जनरल ग्रहों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो सूत्र जो है किस तरह से सिस्टम से देखना कुंडली को, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी अपन ग्रह के बारे में हल्का सा मैं बता रहा था कि सूर्य है,
चंद्रमा है, ये शुभ ग्रह है। और चंद्रमा कभी कभी नीच के भी हो जाते हैं, 6, 8, 12 में अच्छे फल नहीं देते हैं चंद्रमा। तो 6, 8, 12 में होने के कारण चंद्रमा टेंशन देता है। मन का कारक ग्रह चंद्रमा को माना गया है, सूर्य को आत्मा का ग्रह माना गया है। इसी तरह शुक्र है, लग्जरी देता है, धन दौलत देता है, ये शुक्र के काम है। और ये भी अगर किसी अग्नि ग्रह के साथ बैठ जाए तो ये खराब हो जाता है। और ज्यादातर बुध और शुक्र जो है सूर्य के आसपास रहते हैं, 12, 13 डिग्री पे अस्त हो जाते हैं, उसके बाद ये उदय होते हैं। अस्त ग्रह भी अपने फल नहीं देता है। अगर शुक्र और बुध अस्त हैं तो वो अपने फल पूरी तरह से नहीं दे पाते। इस तरह से हम कुंडली के अंदर सारी चीजें देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस अवस्था में है, किस चीज में है, और फिर उसकी डिग्री क्या है। डिग्री का भी बहुत महत्व है। जबकि जनरली कहा गया है, कुछ लोगों ने उसको 5 भागों में बांटा है, कुछ ने 3 में बांटा है। बात एक ही है। 10 डिग्री तक रहता है तो बचपन कहलाता है उसका, युवा टाइप का कहलाता है। 10 से 20 रहता है तो पावरफुल कहलाता है, यंग है, जवान है, पूरी ताकत है उसके अंदर। और 20 से 30 डिग्री तक रहता है तो वृद्ध कहलाता है। तो इस तरह से उनकी स्थितियां भी हमें देखना है कि ग्रह कहीं ऐसा तो नहीं कि 28 डिग्री का बैठा हो, 29 डिग्री का बैठा हो, तो उनके फलों में कमी आ जाती है। और इधर अगर 3 या 4 डिग्री का हो, बचपना हो उसके अंदर, तब भी उनके फलों में कमी आ जाती है। ये सारी चीजें हमें देखना है। और दूसरी मेन चीज ये है कि जब हम कुंडली देखते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सारे ग्रह आपको हमेशा फल देते हैं। सारे ग्रह हमेशा आपको फल नहीं देते हैं। अगर कोई ग्रह खराब है, खराब योग बन रहा है, और आप सोच रहे हैं कि मेरी कुंडली के अंदर ये खराब योग है, मेरा क्या होगा, तो वो खराब योग आपको जिंदगी भर खराब नहीं करने वाला है। वो महादशाओं के अनुसार काम होता है। जब दशाएं आती हैं, महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, तो उस दशा के हिसाब से ये सारे कार्य होते हैं। तो हर ग्रह की अपनी अपनी दशाएं होती हैं, सब चीज होती है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट से बता देता हूं महादशा के बारे में भी। स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? जी सर। जी, थैंक यू। हाँ जी। ज्यादातर हम लोग वैदिक पद्धति के अनुसार विषोत्तरी महादशा लेते हैं। महादशाएं कई प्रकार की होती हैं, योगिनी महादशा है, दूसरी महादशाएं हैं, हम लोग नहीं लेते हैं। हिंदू पद्धति के अंदर हम लोग विषोत्तरी महादशा को वर्णन करते हैं, उसी से देखते हैं सारी चीजें। तो महादशा जो शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, महा और दशा। ठीक है। महा का अर्थ है ज्यादा, और दशा का मतलब होता है समय की अवधि, कि कितने समय तक वो रहती है। तो इस तरह से महादशा का मतलब निकलता है। अब इसमें जब कोई ग्रह सबसे ज्यादा प्रबल होता है, यानी कि ताकतवर अवस्था में होता है, और ये जातक की कुंडली में स्थिति के अनुसार शुभ या अशुभ फल देता है। अगर प्रबल होगा, अच्छा होगा, आपको अच्छे फल देगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर खराब है तो आपको खराब फल देगा। इसी तरह से आती है प्रत्यांतर दशा। महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यांतर दशा, ये 3 चीजें हम लोग देखते हैं कि किसकी महादशा चल रही है, किसका अंतर है, और किसका प्रत्यांतर है। महादशा जो है लंबे समय तक चलती है। अंतरदशाएं जो है कुछ महीनों की होती हैं, 2 या 3 साल तक चलती हैं। और वहीं जो प्रत्यंतर दशाएं हैं कुछ दिन या कुछ महीनों तक की होती है। और ये जो है किसी जातक की कुंडली में विराजमान ग्रहों की महादशाएं जो है, अंतरदशाएं, प्रत्यांतर दशाएं समय समय पर आती रहती हैं, बदलती रहती हैं। जो मैंने कल फार्मूला बताया था, उसी हिसाब से चल चलती है। केशु आचंभो राजी शबु, पहले केतु की आएगी, फिर उसके बाद सूर्य की आएगी, चंद्रमा की आएगी, बृहस्पति। मंगल की आएगी। तो ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, उसी फार्मूले से ही दशाएं भी चलती हैं। जिसकी दशा पहले आती है, उसी का अंतर और उसी का प्रत्यांतर पहले आता है। मान लो केतु की दशा है, केतु का अंतर स्टार्ट होगा, केतु का ही प्रत्यांतर स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद में, केतु के बाद में शुक्र आ जाएगा प्रत्यांतर में। जब उसकी दशा समाप्त होगी तो पूरा
9 के 9 ग्रहों की दशाएं चलेंगी प्रत्यांतर में। फिर अंतर्दशा जब चेंज होगी केतु के बाद में फिर शुक्र की आ जाएगी, और इधर से जब 9 की 9 पूरी हो जाएंगी तो महादशा बदल जाएगी उधर। ये इनके समय है। वैसे इनके सारे निकालने के फार्मूले वगैरह सब चीजें हैं। अब इनकी मैं आपको 9 ग्रहों की महादशा बता देता हूं कि ये दशाएं कब कब तक रहती हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। सूर्य जो है वो 6 वर्ष तक रहता है, इसकी महादशा जो है 6 वर्ष रहती है। चंद्रमा जो है इसकी दशा जो है 10 वर्ष तक रहती है। मंगल जो है इसकी महादशा जो है 7 वर्ष की है। राहु जो है इसकी महादशा 18 वर्ष की है। गुरु की महादशा 16 वर्ष तक रहती है। शनि की महादशा 19 वर्ष तक रहती है। बुध की महादशा 17 वर्ष तक रहती है। केतु 7 वर्ष। शुक्र 20 वर्ष। नोट कर लीजिए, तब मैं हटाऊंगा इसको, क्योंकि ये महादशाओं के समय है। टोटल 120 वर्ष तक गणना की गई है। आपको ये तो मालूम ही होगा कि महादशा, कौन सी महादशा कब स्टार्ट होती है। जानते हैं आप लोग? बच्चा पैदा हुआ तो कौन सी महादशा उसकी स्टार्ट होगी, निकालने का तरीका आता है? चलो मैं बता देता हूँ। महादशा कैसे देखते हैं? अभी तो वैसे लैपटॉप आ गया, सारी चीजें हैं, अगर ये नहीं होते तो हम कैसे पता करेंगे? जब हम कुंडली बनाते हैं उस दिन चंद्रमा जिस राशि में होता है और जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के हिसाब से महादशा बनती है। महादशा की जो प्रारंभिक अवधि है यह हमेशा व्यक्ति के जन्म से होगी और उस ग्रह पर आधारित होगी जो नक्षत्र या जन्म नक्षत्र पर शासन कर रहा है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसका जो स्वामी होगा पैदा होते समय, उसी की महादशा स्टार्ट होगी भोग्य काल काट कर। मान लीजिए कि यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो जिसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो आपकी महादशा जो है चंद्रमा से प्रारंभ होगी। अगर आपका चंद्रमा वृश्चिक में है और अनुराधा नक्षत्र में है तो उसकी महादशा शनि से प्रारंभ होगी भोग्य काल को काट कर। एक भोग्य काल होता है, उसने कितना समय अपना पहले काट लिया है, उसके बाद से वो दशा स्टार्ट हो जाती है, उसी ग्रह की दशा स्टार्ट होती है। सर भोग्य काल मतलब? भोग्य काल होता है कितना समय बाहर भोग के आया, उसका अच्छा, कैलकुलेशन मतलब उसको पिछला। पिछला कितना समय उसने पिछला भोग लिया है, तो उसकी दशा उसकी स्टार्ट होती है, उतना समय काट कर स्टार्ट होती है। मान लो चंद्रमा की 10 साल की है, हो सकता है कि 2 साल काट के आया हो सकता है कि 3 साल काट के आया हो, तो 7 वर्ष की रह जाएगी। 3 साल काटे हैं तो वो चंद्रमा की 7 साल चलेगी। उसी के हिसाब से अंतर प्रत्यांतर दशा चलेंगी। तो आपको दशा कैसे? जी, लेकिन ये भोग्य काल कितना है, ये कैसे ये डिसाइड करते हैं? ये निकालना पड़ता है, कैलकुलेशन है। आप कहो तो बता दूंगा मैं, कैलकुलेशन है, उसका फार्मूला है, उस फार्मूले से निकाला जाता है कि भोग्य काल, तो वो निकाल कर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कौन तो व्याख्या इस करता है? जी, कपिल जी आप कुछ कह रहे थे? ये तो ये वाला ही होता है, मुझे कहीं नहीं ऐसे कोई पता ही नहीं। जी, अंतर्दशा निकाली सीखना है। छोटी सी फार्मूला है इसलिए मैंने लिखा है। महादशा वो भोग्य काल निकालने का फार्मूला थोड़ा लंबा है, समझ में इतनी आसानी से नहीं आता है, लेकिन अंतर्दशा आप निकाल सकते हैं। आपको मालूम पड़ जाए कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है तो आपकी उसकी महादशा स्टार्ट होगी। अब अंतर्दशा निकालनी हो, प्रत्यांतर निकालना हो, ये बड़ी आसानी है। दशा का दशा से गुणा कर दो, ठीक है, 10 पर भाग दे दो। दशा का दशा से गुणा करके 10 पे भाग दे दो, ठीक है। और जो उसका नीचे शेष आए उस मास को बचे हुए शेष से मास से गुणा कर दो, तो आपके दिन निकल आते हैं।
जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए सूर्य की दशा में अंतर्दशा निकालनी है, तो सूर्य की दशा कितने वर्ष की है? 6 वर्ष की। ठीक है, तो 6 × 6 36 आ गया। 36 को से बाबा की जात आप कर रहे क्लास, ये तो गलत बात है। वही है सर ना। मेरी भी क्लास कैंसिल करवाई रतन सर ने। हाँ, सर ने सबकी क्लास कैंसिल करा दी, मैंने कहा नहीं मैं तो करूंगा। है, और वो टोक लगा दी आपने, आप चंद्रमा बन के बैठ गए हो। राहु बोलो राहु। आज सुबह सर को नींद आ रही थी ना, इसलिए सर ने सबकी क्लासों की छुट्टी कर। आज मैं टाइम तो से सो आवाज गया। अब ठीक हुई कि नहीं? हाँ ठीक है सर। थोड़ा थोड़ा ठीक चलेगा हो। सर जी, चलेगा चलेगा चलेगा। सर है? चंद्रमा ठीक है में सर, 10 अभी इंटू 6 हाँ किया तो है, तो ये 6 क्या है? 10 दो। हाँ सर ये सर। 10 × 10 होना चाहिए ना, चंद्रमा का निकाल निकाल रहे हैं तो। हाँ का- अंतर्दशा। हाँ, नहीं इसमें आपने, सूर्य 6, सूर्य, नहीं सूर्य का तो ऊपर वाला है सर, इसके नीचे जो लिखा आपने सूर्य में चंद्रमा वाला। चंद्रमा का निकाला है। सर सूर्य आप में एक बार चंद्रमा कंप्लीट निकाली। सर आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए इसको, क्योंकि कंफ्यूजन है, लोगों को आवाज कट रही थी ना इसलिए। अच्छा अच्छा, तो अब जी ठीक आ जी। रही है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। हाँ हाँ, नहीं हाँ नहीं, जी बिल्कुल सर, हाँ दो। जी। हाँ क्या है कि सूर्य की मादशा 6 साल की होती है। हाँ। ठीक है, जब सूर्य में चंद्रमा का पत्यंतर आएगा, अंतर आएगा, तो चंद्रमा जो है 10 वर्ष की होती है, तो सूर्य हम्म। को चंद्रमा से गुणा करेंगे। ओके। ठीक है, तो चंद्रमा को 6 को 10 से गुणा किया तो 60 आया, 60 का भाग देंगे 10 से तो 6 आएगा। तो चंद्रमा का जो पत्यांतर है वो 6 माह का होगा, अंतरदशा 6 माह की होगी। अच्छा, जो ग्रह की, सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा जो है वो बता रहे हैं आप, है ना सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक पहले ठीक मैंने सर, सूर्य में ठीक। सूर्य बताया है। हाँ पहले हाँ मैंने ठीक सर। बताया था सूर्य में सूर्य, 6 का 6 से गुणा हुआ, सूर्य की मादशा 6 की होती है, तो सूर्य को सूर्य से गुणा किया तो 36 आया। 10 से डिवाइड किया तो 3 और नीचे शेष बचा 6, 3 माह हो गए, 6 बचा। 6 को दिन में कन्वर्ट किया, 6 को 3 से गुणा किया तो 18 दिन आ गए। तो 3 मास 18 दिन अंतरदशा होगी सूर्य की, सूर्य में। उसके बाद कौन सी आएगी सूर्य के बाद में अंतरदशा? चंद्रमा की। तो चंद्रमा की दशा निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे? सूर्य में चंद्रमा की, तो सूर्य की दशा को चंद्रमा की दशा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब सूर्य की दशा को चंद्रमा की दशा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 60 आएगा। 60 को डिवाइड करेंगे हम 10 से तो 6 माह आएंगे, तो 6 माह इसकी अंतरदशा होगी। ऐसे ही सारी दशाएं निकालते चले जाएंगे सूर्य को लेकर। जब सूर्य की अंतरदशा सारी निकालना है, चंद्रमा के बाद में मंगल आएगा, फिर मंगल की दशा से गुणा करेंगे उसको, 6 को। जो मंगल की दशा आएगी 6 को उससे गुणा कर देंगे, फिर 10 से भाग देके और उसको निकाल देंगे। समझ में आ गया? नहीं आया हो हाँ तो मैं जी, दोबारा भी समझा सकता हूँ। आ गया सर। नहीं सर, आगे। क्लियर है? क्लियर क्लियर। हाँ, जबकि ये सिखा रहा था मैं, जबकि अपने पार्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आपको, मुझे मालूम था कई लोगों को नहीं पता होगा, ये आपको बता दूं। तो इस तरह से हम दशाओं की वर्णन करते हैं, दशाएं निकालते हैं। अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, इसी तरह से आगे प्रत्यांतर दशा भी निकलती है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब कुंडली का प्रोडक्शन करें, विश्लेषण करें, कुंडली में नीच भंग राजयोग, बहुत लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं आइडिया होता, ना वो ध्यान रखते हैं, ना उनको पता होता है। पता भी होता तो भूल भूल जाते हैं। वैसे एस्ट्रोलॉजर सब देखते हैं नीच भंग राजयोग, लेकिन कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हमें नीच भंग राजयोग देखना बहुत जरूरी है। अगर कोई ग्रह हमें कुंडली के अंदर नीच का दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं है कि वो नीच के फल दे रहा हो। जनरली हम देखते हैं कि सब चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो नीच का है। ठीक है, मंगल चौथे भाव में बैठा है, चौथी राशि में है, कर्क में, तो नीच का है। क्या वो नीच के फल दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसको चेक करना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर नीच भंग हो रहा है तो उसको राजयोग मिलता। ठीक है, और ये कैसे नीच भंग होता है मैं वो बता रहा हूं। 3-4 चीजें हैं, आप उसको चाहे तो नोट कर लें या ध्यान रखें। यदि किसी कुंडली में एक उच्च ग्रह के साथ में
एक नीच ग्रह बैठा है तो नीच भंग राजयोग बनता है। मतलब एक नीच के साथ में एक उच्च ग्रह बैठ जाए उसी भाव में तो नीच भंग हो जाता, वो नीच नहीं कहलाएगा। उदाहरण के लिए लिखा है शुक्र और बुध मीन राशि में पहुंच गए। जहां बुध क्या नीच का होगा मीन राशि में, शुक्र उच्च का है तो नीच भंग राजयोग हो जाएगा। बुध को हम नीच का नहीं मानेंगे, वो अच्छे फल देगा। दूसरा नियम, यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हो और उस राशि का स्वामी लग्न में या चंद्रमा से केंद्र में आ जाए, मतलब चंद्रमा से 4 7 10, 1 4 7 10 केंद्र भाव जो होता है 1 4 7 10 होता है। यदि चंद्रमा से केंद्र भाव में आ जाए तो कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है। उदाहरण के तौर पर यदि गुरु नीच राशि अपनी मकर में बैठा और मकर का स्वामी कौन है शनि, और शनि यदि चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो नीच भंग हो जाएगा। उदाहरण के लिए ये कुंडली देख सकते हैं। गुरु सर ये समझाइए। गुरु मकर राशि में बैठा है, चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है, शनि पंचम भाव में। शनि जो है जहां गुरु बैठा है उसका स्वामी है मकर राशि में, और चंद्रमा से चौथे भाव में बैठा। चंद्रमा दूसरे भाव में 1 2 3 4, चंद्रमा से चौथा हो गया तो गुरु का नीच भंग हो गया। यहां गुरु नीच भंग राजयोग देगा, बल्कि अच्छे फल देगा। और अगला नियम देख लीजिए, यदि किसी कुंडली में नीच ग्रह के स्वामी ना की कर रहे दृष्टि, ना कर, तुम मिलाओ तो तुम्हारे उमा फोन जी को। म्यूट। जी सॉरी सर। यदि किसी कुंडली में नीच ग्रह के स्वामी की दृष्टि भी नीच ग्रह पर हो तो नीच भंग राजयोग हो जाता। जैसे बुध की नीच राशि मीन है और मीन का स्वामी गुरु है और गुरु की दृष्टि बुध पर हो तो नीच भंग राजयोग बनेगा। सर आप बहुत स्पीडली बोल रहे हैं। ये तो सारी चीजें मैं दूंगा, मैं तो सोचता हूँ आपको आती होंगी, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। ओके ओके ओके। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, सिर्फ हाँ मेन मेन नहीं चीजें सर ये नोट नहीं करेंगे। आती है। हैं? आती तो है पर नोट थोड़ा ना पहले दे दीजिए जिससे हाँ कि ठीक है, पहले। हाँ मैं आज आपको ये इन दोनों के नोट डाल पीडीएफ दूंगा। दे देंगे ना, पीडीएफ मिलेगा ना आपको। फिर वो कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ा होगा ना तो जब आप समझाएंगे ना तो वो इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ मैं आप डाल दूंगा इसकी पीडीएफ, डे हाँ वाइज बना जिनको जैसे नहीं बनी है। पता ना, जिन लोगों को नहीं पता तो जी वो जी। उस चीज को समझ पाएंगे अच्छे से। और इसके अलावा यदि किसी कुंडली में नीच का ग्रह वक्रीय हो तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। ग्रह वक्रीय है और नीच का है, उसका नीच भंग हो जाता है। ये नीच भंग राजयोग समझ में आया आप लोगों को? लास्ट वाला पॉइंट। लास्ट वाला पॉइंट, यदि कोई ग्रह वक्रीय है, ये यदि कोई ग्रह नीच का है और वक्रीय है, रेट्रोग्रेड, तो नीच भंग राजयोग बनता है। आप लोगों की समझ में आया कि नहीं? कविता जी आपकी समझ में आया ये? हाँ जी सर। सर एक देखो बार वक्री ग्रह को एक्सप्लेन करेंगे? उल्टा चलता है जो उसे वक्री अगर ग्रह वो कहते वक्री हैं। है तो कैसा फल देगा? अगर नीच है तो नीच भंग हो जाएगा उसे, वक्री के फल तो रहेंगे। मैं नीच भंग राजयोग बता रहा हूं आपको। हाँ जी। अगर शनि तुला राशि में बैठा है और वक्रीय है तो हम क्या कहेंगे कि शनि नीच का है, यही कहेंगे ना। हम्म। तो
अगर वो वक्रीय है तो नीच भंग हो गया, तो वक्री नीच नहीं कहलाएगा। वक्रीय के जो फल है वो देगा, लेकिन नीच नहीं कहलाएगा। तुला राशि का जो नीच है वो नहीं कहलाएगा। सॉरी, वो तो मेष में नीच का होगा, तुला में उच्च का होगा, हाँ हाँ, उल्टा बोल। मेष में नीच का होगा। मेष में नीच का होगा, तुला में होगा। अगर शनि मेष में हाँ बैठा जी। है और वक्रीय है तो उसको नीच नहीं कहेंगे, ये कह रहा हूँ। तो वक्रीय फिर वाले जो 6 फल 8 होते 12। हैं, सर फिर वो पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा शनि? हैं? अगर मेष में शनि वक्री है तो वो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा? हाँ, नीच के फल नहीं देगा वो। वक्री के फल जरूर देगा, लेकिन नीच हाँ के हाँ। फल नहीं। अच्छा, नीच के नहीं नीच देगा। भंग हो जाएगा। हाँ, वक्रता थोड़ी भंग हो जाएगी। हाँ जी, नीच भंग हो। 6 8 12 में होंगे तो भी अच्छे फल देंगे ना सर, वक्री हो जाएगा तो फिर। हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो अच्छा देता ही है। 8वें भाव में आयु बढ़ाता है, अच्छे फल देता है। 6 में आपके रोग ऋण नहीं देगा वो आप, हम्म। वो तो बेनिफिट देता ही देता है। अब ये कुंडली है, अब सामने मुझे कविता जी दिख रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ यहाँ पे इस कुंडली के अंदर नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा? तो मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, कविता जी आपसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ जी। इस कुंडली के अंदर नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा? कौन सा ग्रह नीच का है, वो भंग हो रहा है या नहीं हो रहा? जी सर, चंद्रमा नीच का बैठा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मंगल चंद्रमा क्या की नीच? राशि में है और चंद्रमा मंगल की राशि में बैठा हुआ है। हाँ सर मंगल वृषभ राशि में, सॉरी, चंद्रमा नीच का है ना? हाँ हाँ, जी। नीच का है। क्या नीच भंग हो रहा है इसका कि नहीं हो रहा? मंगल चंद्रमा शुक्र गुरु की राशि में चलने से मुझे नीच का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कौन बताएगा? विभा जी आप बताएंगे इसका नीच भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? जैसा कविता जी ने बताया कि चंद्रमा नीच राशि में बैठा है, क्या इस नहीं कुंडली में जातक का नीच भंग हो रहा है या नहीं? सर चंद्रमा जो है नहीं वो बैठा सर। है मंगल ग्रह की राशि में, हाँ जी। और मंगल चंद्रमा से 7वें नंबर पे है सर। जी हाँ। तो 1 4 7 10 में अगर कोई ग्रह होता है जो जिसकी राशि में बैठा हो तो नीच उसका भंग हो जाता है। नहीं, सिंपल है। अगर उसका स्वामी उसी को देख रहा है तो नीच भंग हो जाता है। हाँ, चंद्रमा मंगल राशि में है और मंगल मंगल अपने ही घर उसको को देख रहा देख हो, रहा है। हाँ, मंगल, मंगल की हाँ। दृष्टि हो, अच्छा, तो नीच भंग हो जाएगा। यही तो मैंने तो अभी मंगल की बताया आपको। दृष्टि पड़ रही है अपने भाव पे, अष्टम में पड़ रही है। हाँ ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर, सॉरी। उसी ओके। राशि का स्वामी अपने हाँ ही जी, घर को देख रहा है अपने तो भाव पे नीच देख रहा है। हाँ भंग, जी, राजयोग हो गया। ठीक है ओके। सर। सर ये वक्री और नीच भंग का ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है मेरे को। अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना, सिर्फ नीच भंग को देखो आप। वक्री में अलग से बताऊंगा कि वक्री क्या होता है, ठीक है। वक्री किसे हाँ जी कहते हैं। सर, वो अभी तो मैं पता है इसलिए बट। हाँ जी। नीच भंग बता रहा हूँ कि वक्री ग्रह हो तो नीच भंग हो जाता है, और अगर इस तरह से बैठा है तब भी नीच भंग हो जाता है। जी सर। हम्म। सर आप नहीं भूलेगा। नहीं क्लियर हो बोलेगा गया? ना? बहुत बहुत। यस सर। जी। और देखिए इस कुंडली के अंदर गुरु और शनि, गुरु अपने राशि में बैठा है, नवम भाव में बैठा भाग्य में। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? ओकल्ट साइंस का राजा, गुरु और शनि। सर ये आपकी कुंडली है। जी, सर आपकी मैंने कुंडली है मैंने क्या? थोड़ा मुड़ के देखा है, ये मेरी ही कुंडली है। हाँ, ये मुझे चंद्र अष्टम में याद था, मंगल 2 याद था और गुरु शनि याद था। नहीं, गुरु शनि याद थे सर के। हाँ, तो गुरु शनि मेरे अब स्वराशि का गुरु है, शनि साथ में है। आप ये देखिए, मतलब आप कभी निकाले तो ये चीजों से निकाल सकते हैं। और चौथे भाव में देखिए सूर्य और शुक्र बैठे हैं। चौथे भाव में सूर्य शुक्र, छाती का नुकसान, हार्ट का ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी। हाँ सर जिसके किसी भी भाव में या फिर सिर्फ चौथे भाव में चौथे सूर्य शुक्र भाई, एक हार्ट साथ का में? आपको कल ही बताया, छाती का भाव चौथा है। हाँ जी वो तो तय था। हाँ जी। और नहीं, सूर्य सूर्य हृदय का कारक है। सर इस वाले सूर्य एग्जाम्पल में ये वाला रूल भी तो लग रहा है सर कि चंद्रमा से जो केंद्र भाव में बैठा हुआ है उस नीच ग्रह की राशि का स्वामी। चंद्रमा से
हाँ सप्तम है ना, वो भी लग रहा है। वो भी लग रहा है चंद्रमा ना से इसमें। सप्तम है। हाँ। हाँ, ठीक ठीक भाई सर। इसका स्वामी भी चंद्रमा से सप्तम बैठा, हाँ। तो वो केंद्र भाव में भी हो गया। ये भी जी रूल जी। लग रहा है। और उसकी दृष्टि भी है। हाँ। दिखने में नीच का चंद्रमा अष्टम भाव में, लेकिन ये राजयोग दे रहा है। मैं बैठा हूं आपके सामने। सर ये राहु ये पंचम है, उसका फल बताऊं? राहु पंचम, प्रेम विवाह, प्रेम विवाह कराता है। हम्म, मेरा प्रेम विवाह ही हुआ है, और वो भी इंटरकास्ट कराता है। राहु इंटरकास्ट हुआ है। संतान सर जी। जी हाँ, मेरा ही हुआ है। सर सर लेकिन मेरे हस्बैंड का राहु पंचम में है, लेकिन राशि बृहस्पति की है, पर उनका तो प्रेम विवाह नहीं हुआ है, नॉर्मल अरेंज मैरिज। कोई पापी ग्रह आके डिस्टर्ब कर गया होगा। हाँ जी। चल पापी चल ग्रह इसमें शनि आगे मंगल चला की गया होगा दृष्टि सर। आगे हो गई। सर शनि मंगल की दृष्टि। सर इसमें पंचम सुख संतान का। संतान का भी होता है। हाँ, क्योंकि त्रिपंचा जी नाम में राहु, त्रिपंचा नाम में शनि, त्रिपंचा नाम में भौम, संतान। जी। हाँ, तो त्रिपंचा नाम में शनि। प्रेम विवाह में मतलब प्रेम विवाह तब नहीं होता है जब पंचम भाव में राहु बैठा हो और कोई मंगल शनि इस तरह से पापी ग्रह उस पंचम भाव को देख रहा हो या साथ में बैठा हो, तो विवाह नहीं हो पाता। सर प्रेम होता है। मंगल सातवें ये में ध्यान है। रख लेना। कौन बोल रहा था? मैं ही पूछा बोल ना रही थी सर, जाके। मंगल सातवें में था। मतलब मंगल सातवें में है और राहु पांचवें में है। हाँ, किसी की दृष्टि है क्या पांचवें भाव पर? अभी इतना तो हम लोग भी नहीं समझ पाते कि नहीं, चल कोई बात नहीं। हाँ, इतना मंगल सब की नहीं समझ शायद है। पाते। मंगल की है शायद, एक दो तीन चौथी दृष्टि है सर मंगल की। किसी न किसी पापी ग्रह की दृष्टि होगी जिसने प्रेम की को शादी में कन्वर्ट नहीं होने दिया, लेकिन प्रेम होने दिया। ये ध्यान रख लेना, पूछ लेना जाके, जिसकी भी है। हाँ, वो तो चांसेस बने थे। हाँ आ गया ना, और वो कट गया। सर सर हाँ सर जी। सर सर बस अभी पता नहीं कहाँ झगड़े हो जाएंगे। अरे नहीं तो चलो ठीक है, ये इसीलिए मैं सही बात ज्यादा है। ज्यादा नहीं बोलता हूँ। जी उतना जी ही जी बोला जी। मैंने। चलो आगे सर बढ़ते हैं। पंचम से संतान कैसे देखेंगे इसमें अब? संतान कैसे देखेंगे? संतान का भाव है। आपके, हाँ तो सर आपके बारे में। हमारे पंचम। बारे में। हाँ आपके आप ही की लगी हुई थी ना? अभी का कुंडली लगाया और पंचवें हाँ। में शनि है, अब नौवें हाँ में जी। शनि है और पांचवें में राहु है, इसलिए बोलो। हाँ जी। वाह। बताओ या इसमें मतलब पति पत्नी का दोनों का देखा जाएगा। सूर्य की राशि, हाँ। हाँ। दूसरी शुक्र पुत्री की राशि, एक पुत्र संतान एक पुत्री पुत्री संतान, पुत्री। सूर्य की ऐसे देखेंगे। राशि। हाँ। लेकिन आपने तो बोला था ना कि अगर पंचम स्थान में राहु हो तो मिसकैरेज होता है। होता है ना। अब मैं सब चीज अपने बारे में बता नहीं रहा ना ज्यादा। मिसकैरेज हो नहीं, चुका है। मतलब ये सही हो सर चुका आप है। कुंडली लगाओगे तो बतानी तो पड़ेगी अब तो। हाँ तो बता रहा हूं मैं। अब उन्होंने पूछा तो मैंने बताया। जो चीज के लिए मैंने कुंडली लगाई थी वो एक अलग चीज थी। ठीक है, अब आगे अच्छा, जब बढ़ते हैं। संतान देखते हैं तो उसकी राशि। जी हाँ, राशि या ग्रह, पुरुष राशि है या स्त्री राशि है, उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। पुरुष सही। राशि है अच्छा। हाँ। तो पुरुष संतान होती है। हाँ उस लेकिन इसमें भी भाव में। शर्तें हैं। हाँ। शर्तें क्या है? पत्नी को भी देखना पड़ेगा, दोनों का मिलान करना पड़ेगा, क्योंकि संतान पति पत्नी के बीच से होती है। अब कौन सा बलि है, कौन किसका पंचम भाव कितना बलि है? पुरुष राशि वाला बलि है पत्नी का या पति का, या स्त्री राशि वाला बलि है? हम्म। तो जो बलि होगा वो संतान होगी। ये जरूरी नहीं है कि पुरुष की राशि में पंचम में पुरुष राशि बैठी है तो पुत्र ही होगा। अगर पत्नी में स्त्री राशि है और वो बलि है तो पुत्री भी हो सकती है। ये दोनों की मैचिंग करके किसका ग्रह बली है, उस ग्रह के हिसाब से संतान होती है, क्योंकि दोनों का सर पंचम भाव एबॉर्शन देखना काउंट है ना। जी।
एबॉर्शन काउंट होगा या सर जो है वही चाइल्ड काउंट होगी? नहीं समझा नहीं। सर एबॉर्शन हो गया है तो उसको फर्स्ट से देखेंगे या उसको उसी से डिनाई कर देंगे कि अब वो नहीं होगा? एबॉर्शन हो गया तो फर्स्ट छोड़ देंगे। ठीक है सर। मैंने आपको कल बताया था ये संतान नहीं होता, एक्चुअली में सही शब्द जो है शास्त्रों के अनुसार गर्भधारण है। गर्भधारण, हाँ। ये इसीलिए कभी कभी प्रोडक्शन गलत हो जाता है कि व्यक्ति आता है आपके पास में और वो ये कहता है ऐसा मेरी तो संतान ही नहीं है। ठीक है, संतान के बारे में बताएं। अब मिस कैरेज उसने नहीं बताया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप पंचम भाव को देख के जवाब देंगे, जबकि आपको अगर मिस कैरेज हो गया है तो सप्तम भाव देखना है, और अगर नहीं हुआ है तो पंचम भाव देखना है। इस तरह से वर्णन करते हैं। 56 योग में आए कि योग को कर ले? सर ये वाला थोड़ा सा एक बार और थोड़ा बताइए ना, ये वाला संतान वाला। हाँ जी। कि सर जैसे दोनों का कुंडली देखनी है, लड़के और लड़की की, मतलब तो आपने बताया मतलब चांस ज्यादा किसकी कुंडली में रहेंगे, मतलब वो थोड़ा सा एक बार। जो ग्रह और राशि बली हो, मान लो पंचम भाव में पुरुष ग्रह कोई गुरु बैठा है या सूर्य बैठा है मान लीजिए, क्योंकि सूर्य का घर है। ठीक है, पति के कुंडली के अंदर पंचम भाव में 5 नंबर की राशि पड़ी है और सूर्य बैठा हुआ, मतलब यह कि सूर्य अपनी राशि में बैठा है और किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो पंचम भाव में पुरुष के हिसाब से पुत्र होना है, क्योंकि सूर्य है पुरुष राशि। ठीक है, अपनी ही राशि में बैठा है और कोई ग्रह उसको पापी ग्रह नहीं देख रहा, तो पुत्र होना है। अब देखो पत्नी की, क्या पत्नी के पंचम भाव में कौन बैठा है? मान लो पत्नी के पंचम भाव में कोई स्त्री राशि है, मान लो शुक्र बैठा है, ठीक, लेकिन बलवान नहीं है, शत्रु राशि में बैठा है, तो बेनिफिट किसको मिलेगा? पुरुष को, तो पुत्र होगा। अगर उसकी कुंडली के अंदर कोई बलवान ग्रह स्त्री ग्रह बैठ जाए, उच्च का शुक्र बैठ जाए पंचम भाव में, पंचम भाव में अगर उच्च का ग्रह बैठ जाए तो उधर से फिर क्या होगा? लड़की होगी। अगर ऐसा हुआ तो कि पंचम भाव में इधर भी बलवान ग्रह है पुरुष, और हाँ, पत्नी के पंचम भाव में स्त्री ग्रह भी बलवान है, तो पूरी तरह से बलवान कैसे होंगे? डिग्रियों का अंतर तो होगा ही होगा। जवान है, बूढ़ा है, बच्चा बच्चा है, कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा ही आपको, एक जैसा नहीं होता। फिर एक जैसा अगर है भी तो फिर ऊपर वाले की माया, लड़का दे लड़की दे, या हो सकता है ट्विंस दे दे, दोनों, एक लड़का एक लड़की दे दे, कोई भरोसा नहीं। सर इसमें दशा दशा चेक करते हैं क्या? दशा भी करते हैं, बिल्कुल, दशा का भी प्रभाव होता है। जी। पहली संतान संतान होती तभी है जब दशाएं आती हैं। पहली संतान पुरुष या स्त्री, ऐसे कैसे? अभी तो बताया सर। अभी बताया ना मैंने। मेरा नेट कर गया, ध्यान देने के लिए। सर आप ये वाली पीडीएफ देंगे ना जो आप पढ़ा रहे हैं सर? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पीडीएफ देंगे। पीडीएफ देंगे ना? सवाल के जवाब दे देते हैं। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? लड़का या लड़की के बारे में पूछा था। एक जना पूछे, सारे सारे पूछेंगे तो पता नहीं चलेगा। सर संतान जो देखते हैं वो राशि से देखेंगे या जो ग्रह वहां बैठा है उससे देखेंगे? भाई पहले तो देखेंगे राशि, क्योंकि ग्रह जरूरी नहीं कि पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, खाली भी हो सकता है। तो उस राशि को देखेंगे, राशि का स्वामी कौन है और वो कहाँ बैठा है। अच्छा, क्या वो किसी ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है, पापी ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है, अच्छा है या नहीं है, उसको देखेंगे वो बलवान है कि नहीं। अच्छा। ठीक, हाँ कविता जी, हैंड रेज कर लीजिए जिन्होंने प्रश्न पूछना हो। हाँ जी सर, मेरे एक्चुअली बेसिकली दो क्वेश्चन है। आपने जैसे बोला कि सूर्य अगर उच्च का बैठा हो, मान लीजिए सूर्य उच्च का बैठा है लेकिन उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्य खराब हो जाएगा। अब पत्नी का देखो, उसका कौन सा ग्रह है पंचम भाव में? नेचुरली है कि शनि ने जब सूर्य पर दृष्टि कर दी है हाँ जी। तो, और अगर पत्नी का उससे ज्यादा खराब है तो फिर इधर पुत्री हो जाएगा। ये आपको दोनों में से देखना है, भाव किसका अधिक है।
हाँ जी, वही किसका भाव में जिसका नहीं, प्रभाव अधिक पत्नी होगा, का देखा। अच्छा। पति पत्नी में से पंचम भाव का जिसका प्रभाव अधिक होगा, जो बलवान हम्म, होगा, जो हम्म। साफ सुथरा शुभ होगा, वो संतान पैदा होगी। और सर जिनके मतलब अगर दोनों पे ही अगर कोई दृष्टि पड़ रही हो, तो मतलब जैसे जो आईवीएफ वगैरह ये सब जो होते हैं, तो उसके लिए फिर वो ये चीजें काम करती है कि कोई दृष्टि पड़ रही हो कोई, अगर हस्बैंड वाइफ के ही दोनों के ही कुछ ये बेनिफिट आईवीएफ प्लेनेट तभी बैठे करना हो। पड़ता है जब हाँ उसका जी। पंचम या सप्तम भाव में प्रॉब्लम, हाँ जी। अंगों में प्रॉब्लम है, फैलोपियन ट्यूब्स बंद है, या कोई हाँ ऐसी जी। समस्या है, हाँ जी संतान मतलब। भोग नहीं बन रहा है, हाँ पंचम जी। भाव दोनों के खराब हैं, तब ऐसी स्थिति आती है, तब हम लोग आईवीएफ और एक्सटर्नल जो टेस्ट ट्यूब बेबी के उसमें रोल में जाते हैं। वो हाँ एक जी। आर्टिफिशियल है, बाहर का है, हम लोग कराते हैं। ऐसे लोग गोद भी लेते हैं। हाँ जी, तो इसी यही देखेंगे ना, मैलेफिक प्लैनेट्स पे कोई दृष्टि ऐसे बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो हाँ हम इस चीज को बोलेंगे कि आईवीएफ या इस तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। और सर भाई वहां एक से पता लगा सकते हैं ना कि संतान होगी कि हाँ नहीं जी। होगी। हाँ जी। अगर पंचम भाव करेक्ट है, खराब है बिल्कुल, दोनों हाँ का जी। स्थिति अच्छी नहीं है, तो हाँ नेचुरली जी। आपको फिर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। हाँ जी। सर जैसे अभी ट्विंस का आपने बोला, तो सर ट्विंस के लिए कैसे देखेंगे? अब ट्विंस का मैंने इतनी स्टडी करी नहीं है, अच्छा। ट्विंस की नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मारा है। ट्विंस कैसे हो जाए, वही मैं अभी बता रहा था, इस तरह से ट्विंस नहीं हो एक्चुअली सकते मेरी हैं, नीज के हैं, दोनों के बली है, मेरी नीज के दोनों। ट्विंस हैं, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि मैं उनका देख के बताऊंगी फिर आपको। एक तो दोनों के पंचम भाव देखिए, दोनों के पंचम भाव बली होंगे, एक की स्त्री राशि बली होगी, एक की पुरुष राशि बली होगी। ठीक है तो सर, हो मैं सकता है इस तरह करके से हाँ ट्विंस जी। आते हो, तो इतनी स्टडी मेरी नहीं है ट्विंस के ऊपर। सर मैं आज ही चेक लोगों करती को हूँ। चार चार भी होते हैं, तो वो अभी तक इतना वो स्टडी नहीं होते है, हैं जी ट्विंस। सर। सब जरूरी नहीं है। मैं चेक करके बताती हाँ हूँ बाजी, आप चेक मेरे चेक पास है करके फिजिकल। बताइए। हाँ कपिल मेरा जी, एक क्वेश्चन है। कपिल जी आप कुछ पूछ रहे थे। सर मैं ये कह रहा था, जैसे आपने निश मंदिर कहा, तो इस तरह विपरीत राजयोग भी होता है कुछ या नहीं होता? मैंने नहीं सुना नहीं, थोड़ा। विपरीत राजयोग होता है ना, विपरीत राजयोग होता है। जी पंचम भाव का स्वामी सप्तम में, सप्तम का भाव का स्वामी पंचम में, जी जी। किसी भी जगह, मतलब ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, मतलब किसी एक राशि का स्वामी दूसरी जगह बैठा है, उसका जो ग्रह है वो इधर बैठा है, इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। बताऊंगा मैं सर जैसे आपको। मेरी कन्या लगन की कुंडली है, उसमें 6 साउथ में सूर्य बैठा हुआ है, हाँ, और वो 12th हाउस का लॉर्ड है, सिक्स हाउस में सूर्य बैठा है। और वो 12th हाउस का लॉर्ड है, तो विपरीत राजयोग बनेगा या नहीं बनेगा उससे? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं। कन्या लगन की कुंडली है सर, हाँ तो छठे कन्या घर में लग्न है, तो सूर्य बना आपकी हुआ है। छठे भाव की कौन सी हो गई? छठे भाव में सर आ गई 11 कुंभ कुंभ, राशि, कुंभ राशि हो गई। और 12वें घर में आ गई सर सूर्य की राशि, सिंह राशि। 5, हाँ, तो 5 12वें भाव का स्वामी आपका बैठ गया छठे में, जी सर। ठीक, और छठे का स्वामी कहाँ बैठा है? तो छठे का स्वामी तो तीसरे में बैठा हुआ, शनि, शनि कहाँ बैठा है? तीसरे घर में। हाँ, तो विपरीत राजयोग कहाँ हुआ? अच्छा, नहीं बनेगा सर? नहीं नहीं, अगर छठे का स्वामी भी उधर जाके बैठ जाता, जैसे सिंह राशि से सूर्य आपके छठे भाव में बैठा है, तो शनि उधर बैठ जाता, तो विपरीत राजयोग हो जाता सूर्य के घर में। अच्छा, मतलब वो दोनों राशि ग्रह परिवर्तन। राशि उसमें होने चाहिए। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। और कोई प्रश्न? सर मुझे पूछना था, जैसे एक आपने मिनट, बोला है। एक मिनट, प्रिया जी हैंड रेस की है। हाँ बोलिए। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि ठीक है संतान नहीं हुई, ठीक है आपने बोला कि वो एडॉप्ट कर ले, अगर एडॉप्शन का भी चांस है, एडॉप्ट कर लिया हमने, तो उसका पंचम भाव से क्या रिलेशन है? मतलब कोई इससे संतान तो रिलेशन हुई नहीं ना है, ये। पंच भाव से कोई रिलेशन नहीं, जो अडॉप्शन करते हैं वो एक अलग चीज है। आपको पुत्र की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, अक्सर मैंने देखा है जो अडॉप्शन करते हैं बेचारे परेशानी होते हैं। उनका चंद्रमा थोड़ा सा खराब होगा फिर, चंद्रमा से कुछ ना कुछ ना कुछ कुछ रिलेशन होगा ना वहां पे, बिल्कुल रिलेशन हो क्योंकि सकता है, हम पंचम। इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां पे, तो हाँ, बिल्कुल उस बिल्कुल। उससे कुंडली में कुछ मतलब कुछ चीजें दिखाई देती है एडॉप्शन के केसेस में, ऐसे कुछ होता है क्या? अडॉप्शन का नहीं है,
एडॉप्शन का इसमें आया नहीं है कुछ भी। अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अपन देखते हैं कि पुत्र का सुख पंचम भाव से देखते हैं। संतान सुख है कि नहीं, वो पंचम भाव की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन उसका सुख भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं वही तो नहीं मार डालेगा। हाँ कई बार वही ऐसे तो, केसेस वही हमारी कई बार कुंडली ऐसे में तो केसेस वो है। हाँ। हाँ वंदना जी आप बताइए। वंदना जी और मनीषा जी, सॉरी मनीषा जी। हाँ जी सर। सर आपने ये बोला था ना, फर्स्ट चाइल्ड देखेंगे हम फिफ्थ हाउस से, सेकंड चाइल्ड सेवंथ हाउस से, जी अगर थर्ड देखना हो हमको तो कौन नाइन्थ सा? हाउस, नाइन्थ हाउस। नाइन्थ। ऐसे फिर आगे आगे दो छोड़ एक एक के, छोड़कर, छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते एक एक रहते हैं। छोड़कर ना, उसी तरह देखते हैं, एक एक घर छोड़कर। सर हाँ पंचम पांडे जी। के लिए, पंचम में अगर बृहस्पति की राशि है तो फिर तो अच्छा फल ही होगा। हाँ पुरुष राशि है, गुरु पुरुष राशि है। तो फिर पुत्र सुख होगा मतलब, बिल्कुल। है ना, वो हाँ माना जी जाएगा फिर। बिल्कुल माना ठीक। जाएगा। अब राशि और देखना है और ग्रहों को और देखना है, किसी की दृष्टि तो नहीं आ रही, ये सारी चीजें, और मैं आगे आऊंगा इस पे, ये विषय अभी आया है आगे, जी। ये चीजें सारी बताऊंगा मैं आपको। हाँ पांड्या जी, हाँ सर, प्रभाशंकर जी। मतलब सर ये तीसरे पांचवें और 9 में मतलब हाँ संतान के बारे में देखते हैं। त्रिपंचा 9 में राहु, त्रिपंचा है 9 में, त्रिपंचा 9 में राहु, त्रिपंचा 9 में शनि, त्रिपंचा 9 में भौम, सपने संतान दृश्य थे, ऐसा मतलब हमने पढ़ा है। मतलब तो मतलब तीसरे पांचवें और 9 में मंगल शनि या राहु, हाँ तो संतान मतलब तकलीफ रहता है। तो उसका उपाय करें क्या, मतलब क्या मतलब इसमें जैसे आपकी कुंडली में मतलब तीसरे और 9वें और 5वें भाव में राहु और शनि है, 5वें भाव में हाँ राहु है, 9वें भाव में हाँ शनि है, तो हाँ। संतान आपको विलंब हुई या क्या मतलब, या कोई नहीं नहीं, उपाय, कोई उपाय विलंब नहीं क्या? हुई, कोई उपाय नहीं हुआ। उस समय हम एस्ट्रोलॉजी जानते ही नहीं थे, हाँ एस्ट्रोलॉजी जानते ही नहीं थे, मानते भी नहीं थे। तो वही मैं पूछ मानते रहा भी, हूँ, मतलब तो उसका हाँ, कारण मतलब उसके मतलब पूछ रहा हूँ। तो एक हमारा मिस कैरेज हुआ स्टार्टिंग में, अच्छा ठीक हाँ। है, एक मिस कैरेज हुआ, और हम्म, उसके बाद जब दूसरा है तुरंत संतान हुई, उसको तुरंत 2 साल बाद फिर दूसरी संतान हुई। हम्म, 2 साल का अंतर है, 2 ढाई साल का, हम्म, लड़के और लड़की के अंदर दोनों संतानें हुई, दोनों स्वस्थ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर राहु ने प्रेम विवाह जरूर कराया, इंटरकास्ट मैरिज जरूर कराई वो गुरु के कारण संतान, है। बृहस्पति के कारण संतान हाँ प्राप्ति, शनि के साथ में गुरु भी तो बैठा था। गुरु बैठा है, इसलिए गुरु 9 में हाँ, दृष्टि, वही और बोल। गुरु की राशि में, गुरु अपनी राशि में, स्वयं की राशि में, और सीधे दृष्टि उसकी पंचम भाव पर है। ठीक है, चलो दृष्टि उसकी देखते पंचम भाव पर हैं है। थोड़ा। गुरु ने सृष्टि की, क्योंकि गुरु जहां देखता है वहां हाँ बहुत अच्छे फल देता है, चाहे कितने भी पापी ग्रह बैठे हो। हाँ, स्थान हानि करो जीव स्थान वृद्धि करो जी हाँ, तुम। जी जी। थैंक यू। ठीक है, ठीक, बिल्कुल आज की बिल्कुल। क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सब लोगों का, आप लोगों ने मुझे सुना, मेरे ख्याल सारे सवालों के जवाब आपके हो गए होंगे। कल हम कुंडली कैसे देखना है, क्या क्या रूल्स है, वो हम पढ़ेंगे। सर थोड़ा